हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग स्पेशली एनसीईआरटी को टारगेट कर रहे हैं। एनसीईआरटी 9th क्लास का टॉपिक नंबर 3 आज हमारे सामने है, अणु और परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। और पिछले 2 टॉपिक्स बहुत बेहतरीन अंदाज में हमने पढ़े हैं। दोनों का जो वीडियो है वो आप तक पहुंच चुका होगा। साथ ही साथ दोनों की पीडीएफ्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बीके पाठक साइंस, वहां पर अपलोडेड है। और बेहतरीन अंदाज में चीजों को लेकर जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं बरती जा रही है। बीच में एक एक दिन का गैप रखने का कारण है कि ये जो नोट्स हैं ये, क्योंकि जब देखिए क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल तो दिमाग में भरा पड़ा है, लेकिन जब बात एनसीईआरटी की चल रही है तो इसका मतलब प्रॉपर एनसीईआरटी, पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी। एंड दैट्स वाई फिर एनसीईआरटी के फैक्ट्स ढूंढने में समय लगता है। और इसमें मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मतलब कंटेंट टीम या कोई भी टाइपिस्ट को मैं ये चीजें नहीं पकड़ाता। स्पेशली कंटेंट मेरा मैं खुद बनाता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो है जो मुझे यूनिक बनाता है, वही है जो मुझे अलग बनाता है या किसी भी टीचर को अलग बनाता है, कंटेंट। अब कंटेंट ही किसी और से बनवा के केवल तोते की तरह बोल के चले जाएंगे, फिर मतलब नहीं बनता। तो एनसीईआरटी में से क्या क्या आपके काम का है, किस तरह उसको समझाना है, क्या उसके समझाने का अरेंजमेंट है, इसको लेकर हमारा जो डिस्कशन है वो आज की क्लास में होना है। हर क्लास में ही होता है, लेकिन वो एक टीचर की पहचान होती है। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु अणु। चलिए, तो जो जैसा एनसीईआरटी वैसा का वैसा खुल्लम खुल्ला विदाउट एनी चेंजेस वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सीधी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पदार्थ की विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता का मतलब है कि भाई पदार्थ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, कुछ निकलेगा। तो पदार्थ का जो डिवीजन है उसके बेसिस में भारत में सबसे पहली बार जो बातें हुई वो 500 बीसी यानी ईसा पूर्व 500 के आसपास हुई। महर्षि कणाद नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको उन्होंने नाम दिया एटम। और एटम के बारे में कहा इनडिविजिबल है, यानी कि विभाजन संभव नहीं है। भाई पदार्थ का तो विभाजन है। महर्षि कणाद जी ने कहा कि किसी भी पदार्थ को जब तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक पार्टिकल निकलेगा। पदार्थ का तो विभाजन है, पदार्थ का तो डिवीजन है, लेकिन पदार्थ के अंदर जब डिवीजन करते 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 लास्ट में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे, एक ऐसा पार्टिकल पाएंगे जिसका आगे डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो वो इंडिविजिबल है। उसको एटम कहा, उसको परमाणु कहा। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है पकुधा कात्यायन। पकुधा कात्यायन ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने महर्षि कणाद जी के स्टेटमेंट को एलोंगेट किया, मतलब थोड़ा विस्तार दिया। ठीक है, इसके बाद ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस। दोस्तों एटम शब्द इन्हीं का दिया हुआ है, एटम, है ना। और एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो से बना है, एटोमियो। और एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सके। तो यह भी ध्यान रखना कि एटम जो टर्म है वो ग्रीक भाषा के अनकटेबल टर्म से बनी हुई है, एटोमियो, है ना। और वो डेमोक्रिटस को उसका क्रेडिट दिया जाता। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ये 2 साइंटिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग भी अगर बात करी जाए तो इनके अकॉर्डिंग भी जो एटम है वो इंडिविजिबल है। इनके अकॉर्डिंग भी परमाणु अविभाज्य था, परमाणु का विभाजन आगे संभव नहीं था इनके अकॉर्डिंग। क्लियर? ध्यान रखेंगे। 18वीं सदी का जब अंत हुआ, 18th सेंचुरी का जब अंत हुआ, तो ध्यान रखना एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पता चला। एलिमेंट क्या होते हैं? एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स का ग्रुप होता है एलिमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर बनाते हैं कंपाउंड। तो इनमें अंतर समझ में आया। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनाकर आता है कि महर्षि कणाद के स्टेटमेंट को किस भारतीय संत या दार्शनिक ने फॉलो किया? पकुधा कात्यायन। और ग्रीक कौन कौन से दार्शनिक थे, ग्रीक कौन कौन से फिलोसोफर थे? तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ग्रीक भाषा से ही एटम शब्द आया, अनकटेबल, एटोमियो। डन? ठीक है, आगे बात हुई दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लेवोसियर द्वारा दिया गया था। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में
मास का लॉस नहीं होता है। मास का ना तो सृजन होता है ना मास का डिस्ट्रक्शन होता है। ना तो मास जनरेट होता है ना, ना तो मास जनरेट होता है, ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है, और ना ही मास जनरेट होता है, वो केवल रूप परिवर्तन करता है। जिस तरह आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हो कि भैया ऊर्जा का ना तो है ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जाती है। एनर्जी कांट बी जनरेटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड, है ना। तो मास का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मास का लॉस नहीं होगा। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है, क्रियाकारक पक्ष की बात करते हैं और उसके बाद उत्पाद पक्ष की बात करते हैं, तो क्रियाकारक और उत्पाद पक्ष की ओर टोटल मास, कुल द्रव्यमान, है ना, पदार्थ बदल सकता है लेकिन टोटल द्रव्यमान दोनों तरफ समान रहेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। क्लियर। और इसी आधार पर रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। आपसे पूछा जाए रिएक्शन को बैलेंस, रिएक्शन का जो संतुलन है, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो संतुलन है या रासायनिक अभिक्रियाओं की जो बैलेंसिंग है, वो किस नियम के आधार पर होती है, तो आप कहेंगे लेवोशियर के द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होती है। यानी कि सभी की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करती हैं। सभी के सभी रासायनिक अभिक्रियाएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। ये विशेष रूप से अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो हमारा बेसिक रहा कि कंजर्वेशन ऑफ मास, पदार्थ ना नष्ट होगा ना उत्पन्न होगा, क्लियर, रूप बदलेगा। तो रिएक्शंस में क्या हो रहा है, रूप ही बदल रहा है ना, पदार्थ बदल रहा है, लेकिन टोटल मास नहीं बदल रहा। टोटल मास कंजर्व है, टोटल मास संरक्षित है, ये लेवोशियर ने कहा। अगला जो नियम था दोस्तों, उसमें लेवोशियर के साथ आगे उसको बढ़ाया प्राउस्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम है दोनों, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संयोग के नियमों में दो नियम यहां पढ़े हैं। डिटेल जब 11th क्लास 12th क्लास में जाते हैं तो यहां पर गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो वो और भी पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर केवल दो डिस्कस किए एनसीईआरटी ने, रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम केवल यौगिक की डेफिनेशन को जनरेट करता है कि भैया यौगिक चाहे कैसा भी हो, कंपाउंड चाहे जैसा भी हो, है ना, या कंपाउंड किसी भी मेथड से प्राप्त किया जाए, उसमें पार्टिकल्स का जो रेशो है उसमें घटकों का अनुपात समान ही रहता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि पानी, अब पानी H2O, क्लियर, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट परमाणु क्रमांक होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, ऑक्सीजन का होता है 16, 1:8। पानी चाहे किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त हो, पानी चाहे किसी भी प्रोसेस से प्राप्त किया जाए, उसमें रेशो जो रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो चेंज नहीं होगा। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहा है कि भैया किसी भी विधि, किसी भी मेथड से किसी भी कंपाउंड को प्राप्त कर लो, अगर कंपाउंड वही है तो उसका जो कंपाउंड है तो उसमें 2-3 टाइप के जितने भी टाइप के एटम होंगे उनका रेशो, है ना, उनके द्रव्यमानों का रेशो, उनका रेशो सदैव कांस्टेंट रहता है, चाहे उसे किसी भी मेथड से प्राप्त करें। क्लियर, प्राउस्ट का स्टेटमेंट था। डन, ओके, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी। जॉन डाल्टन, इन्होंने पदार्थ की डिविजिबिलिटी का सिद्धांत दिया लिखित में, है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। इन्होंने पदार्थ की डिविजिबिलिटी को एज अ प्रिंसिपल लिख दिया। क्लियर, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। आपसे पूछा जाए कि डाल्टन ने किस नियम के आधार पर अपना थ्योरी दी, तो आप बोलेंगे केमिकल कंपोजिशन के जो नियम थे लेवोशियर और प्राउस्ट के, उनके आधार पर, ठीक है। परमाणु को इन्होंने भी इंडिविजिबल बताया। पदार्थ का तो विभाजन है, पदार्थ का तो रूप बदलना इन्होंने बता दिया, लेकिन परमाणु अभी भी इंडिविजिबल है, ठीक है। इनके स्टेटमेंट देखिए डाल्टन के स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सभी पदार्थ, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, सभी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, परमाणु। यानी देखा जाए तो इन्होंने भी घुमा फिराकर वही बात कही कि पदार्थ का सबसे छोटा कण साहब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। डन, ठीक है सर। उसके बाद डाल्टन क्या कह रहे हैं देखिएगा, सभी पदार्थ एटम से बने हैं जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन करता है, तो एक पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं का अगर बना हुआ है
तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी ना, उसमें प्रत्येक परमाणु हिस्सा लेगा, यानी केमिकल रिएक्शन इंडिविजुअल एटम करता है। क्लियर? परमाणु इंडिविजिबल है, परमाणु अविभाज्य है ना, परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, ना सृजित हो सकता है ना विनाश हो सकता है। तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, बोलो एलिमेंट के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होने का मतलब है उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार समान होता है। अरे सिंपल सी बात है, जब एलिमेंट ही समान होंगे उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट क्या होगा? समान होगा। डिफरेंट डिफरेंट तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, बिल्कुल बोला था, अलग अलग तत्व जब एक रेशो में केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। और यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है। मैंने कहा था यौगिक को, बोलो ये स्टेटमेंट कहां से आया बताओ? ये स्टेटमेंट आया है स्थिर अनुपात के नियम से। कहां से आया ये? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वहीं से तो आया है कि भैया किसी भी मेथड से प्राप्त कर लो, सभी कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम और उनका रेशो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, डिटरमाइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो डाल्टन ने रासायनिक संयोग, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज से, नियमों से ही अपने रूल्स, अपने जो स्टेटमेंट है वो दिए। आगे कंपैरिजन ऑफ एटम। दोस्तों डाल्टन ने परमाणु का जो कंपेयर किया है ना, एक मकान की छोटी छोटी ईंटों से, पत्थर से, कणों से, इस तरह जो एंट हिल का मतलब है चींटी की जो बाम्बी होती है ना, चींटियां जहां पे अपना घर बनाती हैं उनकी बात, ठीक है। तो उसमें कहा है कि चींटी जिस बाम्बी में रहती है उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट, उसकी जो कह सकते हैं उसकी जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? वो रेत का प्रत्येक कण। इसी तरीके से पदार्थ की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मटेरियल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो एटम है ना। एटम के रेडियस की बात करें, एनसीईआरटी ने वैसे तो लिखा है नैनोमीटर में होती है ना, लेकिन एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर में भी लिखते हैं। मॉलिक्यूल्स की रेडियस को 10 की पावर -9 मीटर में और एटम्स की रेडियस को 10 की पावर -10 मीटर में जनरली लिखते हैं, बट एनसीईआरटी ने रेडियस परमाणु की भी नैनोमीटर में डिफाइन की है। देखिए कुछ रेडियस दी है। हाइड्रोजन परमाणु की रेडियस 10 की पावर -10 मीटर, पानी के अणु की रेडियस 10 की पावर -9, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की रेडियस 10 की पावर -8 दी है। रेत का जो कण है उसका 10 की पावर -4 मीटर। चींटी एक आंट जो होती है वो 10 की पावर -3 मीटर रेडियस में होती है। और सेब का जो डायमीटर होता है सेब के पार्टिकल्स का, वो 10 की पावर -1 मीटर। ये एनसीईआरटी 9th क्लास का डेटा है जो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलिएगा, क्लियर। इसके बाद हम जब डिस्कस करते हैं तत्वों के प्रतीक, दोस्तों डाल्टन ने, ध्यान रखना, प्रतीक डाल्टन के अनुसार क्या बता रहे थे? डाल्टन ने प्रतीक जो दिए वो डायग्रामेटिक है ना, और उन्होंने उस तत्व की निश्चित मात्रा को प्रतीक बता रहा है कि भाई ये इतना है। क्लियर। चलिए, तो हाइड्रोजन राउंड में लेके सीधा बीच में डॉट लगा दीजिए, कार्बन राउंड लेके बीच में हल्का सा लाइट कर देना उसको, है ना। ऑक्सीजन एकदम राउंड स्ट्रक्चर बना दो, बीच में डार्क। फॉस्फोरस में BMW का साइन है ठीक है। सल्फर में बीच में प्लस का साइन है, आयरन में बीच में I लिखा हुआ है, कॉपर में बीच में C है, लेड में बीच में L है, सिल्वर में बीच में S है, गोल्ड में बीच में G है, चारों तरफ डॉट 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 डॉट, है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। प्लेटिनम में बीच में P है, और मरकरी में चारों तरफ तो वही राउंड, और बीच चारों तरफ जो पेरिफेरी है, परिधि है, उस पर छोटे 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 ड्रॉप्स बने हुए हैं। यही जो है एनसीईआरटी ने दिए हैं। ये सिंबल किसके थे? डाल्टन के, ठीक है। अब डाल्टन के बाद दोस्तों प्रारंभ में तत्वों के नाम उत्पत्ति के स्थान पर भी रखे गए थे, याद रखना है, ठीक है। क्लियर, समझना। प्रारंभ में, शुरुआत में, जैसे कॉपर जो मिला था साइप्रस में मिला था, है ना, तो उसका नाम कॉपर। रंग के नाम पर भी रखा गया था, जैसे गोल्ड। तो गोल्ड जो है, गोल्ड जो वर्ड है अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका मतलब है पीला, तो पीले कलर के आधार पर गोल्ड नाम है। जो तत्वों के नाम, सिंबल और यूनिट्स को जो परमिट करती है वो संस्था का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे सिंबल। अब दोस्तों ये जो सिंबल दिए थे ये वर्जीलियस ने दिए थे, वर्जीलियस। तो वर्जीलियस ने, आज जो हम सिंबल पढ़ रहे हैं वर्जीलियस के सिंबल हैं। वर्जीलियस ने, ध्यान रखना, वर्जीलियस ने सिंबल अंग्रेजी नाम के, ठीक है, पहला अक्षर या फिर कोई दो अक्षर, पहला अक्षर होगा तो कैपिटल होगा, और दो अक्षर होंगे तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। क्लियर। कुछ तत्व लेटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा से भी लिए गए हैं। कॉपर, लेड, AU ये लेटिन है, ठीक है। अब समझना, कॉपर का ध्यान रखना, कॉपर का है क्यूप्रम, इसलिए इसका नाम तांबे का क्यूप्रम आया, ठीक है, मैं तांबा। क्लियर। लेड है ना, लेड का प्लम्बम,
तो सिंबल बना पीबी। ठीक है, ये क्या है? लेड या सीसा। क्लियर। सोना गोल्ड, ठीक है, तो मैं इसको अलग ही लिख देता हूं, अलग ही लिख दूंगा नेक्स्ट चार्ट पे, है ना। ये सारे के सारे लेटिन भाषा से लिए गए हैं, है ना, तो लेटिन में इनके नाम में लिखवा ही देता हूं आपको। देखो, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, एजी, एयू, पीबी, एसएन, एसबी, टंगस्टन, एचजी। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं सोडियम, है ना, तो सोडियम का नाम था नेट्रियम, नेट्रियम। पोटेशियम का नाम था कैलियम, आयरन का नाम था फेरम या फेरस, है ना, कॉपर का नाम था क्यूप्रम, चांदी जो है वो पढ़ी जाती थी, लेटिन में नाम है अर्जेंटम, गोल्ड का था ओरम, पीबी का है प्लम्बम, एसएन का है स्टेनम, एसबी का है एंटीमन स्टीबियम, सॉरी स्टीबियम, टंगस्टन को लिखते हैं वॉल्फ्राम, वॉल्फ्राम, और एचजी को लिखते हैं दोस्तों मरकरी, यानी कि हाइड्राजीरम, हाइड्राजीरम। अब ये तो थे कैसे नाम? लेटिन में, इससे इनका सिंबल बना। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे, ये था सोडियम, सोडियम का एस से बनना चाहिए था बट नहीं, है ना, K4 पोटेशियम, लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, है ना, ये हो गया आपका चांदी, सिल्वर, गोल्ड, सोना, ये हो गया लेड, सीसा। ठीक है, इसके बाद बात करें एसएन, ये है टिन, ये है एंटीमनी, है ना, टंगस्टन, और ये है मरकरी जिसको हम कहते हैं पारा। क्लियर। तो ये नाम है जो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ये सारे के सारे नाम लिए गए हैं लेटिन नेम, लेटिन सिंबल, ये लेटिन भाषा से लिए गए संकेत हैं जो हमको याद करने हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? चले आगे, तो ये याद रखेंगे, डन है, यहां तक का हमारे दिमाग में रहेगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं नहीं होगी। क्लियर, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम साइंस मंत्रा है, जहां पर बहुत सारे बैचेस आपको साइंस स्पेशल मिलेंगे। यूट्यूब पर भी कंटेंट फ्री है, बट कई बच्चे एप्लीकेशन पूछते हैं, तो रेल यात्री बैच रेलवेज की एग्जाम्स के लिए, ALP CBT 1 नेक्स्ट आ रहा है, टेक्नीशियन का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, ग्रुप डी का, तो वो आगाज बैच कंप्लीट साइंस बैच है जिसमें टेक्नोलॉजी भी ऐड है। रीट लेवल 2 स्पेशल साइंस का बैच, ये रीट वाले बच्चों के लिए, दिल्ली पुलिस AWO TPO वालों के लिए रक्षक बैच, और एक LDC के लिए बैच, है ना, यही बैचेस हमने अभी लॉन्च किए हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, AMU परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए कौन सी यूनिट काम में ली जाती है? AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब सुनना मेरी बात पहले, ठीक है दोस्तों, IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg, 1.672 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है 1 AMU। पहले परमाणुओं के द्रव्यमान, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट मापने के लिए AMU से कंपेयर किया जाता था। AMU को IUPAC ने U कह दिया, यूनिफाइड मास। पहले AMU जो था, U जो था, वो ऑक्सीजन 16 के 1/16 भाग के बराबर था। ऑक्सीजन 16 का 1/16वां भाग का जो है, हम उससे कंपेयर करते थे, है ना। अब हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कार्बन 12, कार्बन 12 को आजकल परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में काम में लेते हैं। कार्बन 12 का 12वां भाग, किसी भी परमाणु का परमाणु भार, किसी भी परमाणु का एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या उसे कहते हैं जो उसके मास में, उसके द्रव्यमान में
कार्बन परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान का भाग देने के बाद पता चलता है। यानी कि ऐसे समझो, किसी भी परमाणु का जो मास है, उस मास में कार्बन 12 के 1/12वां भाग का भाग लगाते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, ये देखिएगा, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास। रिलेटिव, ये रिलेटिव ही होता है। किससे रिलेट कर रहे हैं हम इसको? कार्बन 12 के 12वें भाग से, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणुओं का औसत द्रव्यमान, एवरेज मास, ठीक है, और कार्बन 12 के 1/12वें भाग का द्रव्यमान। यानी इससे कंपेयर करते हैं कि कोई भी परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना भारी है ना, वो ही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी परमाणु का भार या कोई भी परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना हैवियर है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, ठीक है, यहां तक डिस्कस हुआ। ओके, नेक्स्ट, परमाणु किस किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं दोस्तों? अणु के रूप में और आयन के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में और आयन के रूप में। मॉलिक्यूल कब बनाते हैं? जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं, बिना रिएक्शन के या रिएक्शन करके, फर्क नहीं पड़ता। और आयन कब बनाते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं। ठीक है, यहां से चीजों को समझना बहुत बेहतरीन अप्रोच एनसीईआरटी ने रखी है। खैर, मैं एनसीईआरटी की कार्यप्रणाली से मैं थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं हूं संतुष्ट? समझना मेरी बात। संतुष्ट नहीं होने का कारण यह है कि एनसीईआरटी ने जो कंटेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने इस तरीके से नहीं किया है। ठीक है, मतलब बच्चे को सीखने में दिक्कतें आएंगी, बताऊंगा कैसे आएंगी। तो परमाणु में ध्यान रखना है, अणु और आयन के रूप में परमाणु मिलता है। ठीक है, सुनना, अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, अणु। अब अणु के लिए एनसीईआरटी ने कहा है तत्व के अणु अलग होते हैं, यौगिक के अणु अलग होते हैं। तत्व के अणु में समान परमाणु होते हैं, जैसे अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें जो होती हैं वो एकल परमाणु होती हैं। ऑक्सीजन 2 परमाणु के, हाइड्रोजन गैस 2 परमाणु के, नाइट्रोजन 2 परमाणु के, ऑक्सीजन ओजोन 3 परमाणु के, फास्फोरस 4 परमाणु का होता है, सल्फर बहु परमाणु के 8 परमाणु का होता है ना। यौगिक के अणु की बात करें तो उसमें विभिन्न परमाणु होते हैं। अब इसमें भी पानी जो है वो 3 परमाणु के, 2 और 1 3। कार्बन डाइऑक्साइड 1 और 2 3 परमाणु के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 और 2 3 परमाणु के। H2SO4 2 और 1 3 और 3, 2 और 1 3 और 4 7 परमाणु के। जैसे CaO, ध्यान रखना है स्मॉल लेटर तो हमेशा कैपिटल के साथ होता है, तो स्मॉल लेटर को कभी भी परमाणु गिनते समय नहीं पढ़ते। तो CaO, यहां कितने परमाणु हो गए? 2। Na2CO3, बोलो, 2 सोडियम 1 कार्बन 3, तो 3 2 5 1 6। क्लियर? इसी तरह एक और मेथड आता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां ध्यान रखना है ये जो भी है वो 2 बार है। कैल्शियम हो गया, स्मॉल लेटर को इसके साथ गिनेंगे 1। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये 2 है, 2 डबल बार है, 4 4 और 1 5। क्लियर? ध्यान रखना है कितने, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। किसी भी अणु में कितने परमाणु होते हैं उसे बोलते हैं परमाणुकता या परमाणविकता। किसी भी अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता या परमाणविकता। और परमाणविकता हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? गिन कर बाकायदा। H2SO4 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, है ना। स्मॉल लेटर को कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो कोई भी अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। तत्व के अणु समान परमाणुओं के बने होते हैं और यौगिक के अणु में असमान परमाणु होते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, चलो भाई, यौगिक के अणु में घटकों का अनुपात निश्चित होता है, बिल्कुल। जैसे परमाणु भार हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 अनुपात 16, 1 अनुपात 8, फिक्स है सर। CO2 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 2 × 16, 12 अनुपात 32, है ना। तो ये हो गया सर, है ना, 4 से काट देंगे, 3 अनुपात 8 रेशो है, तो फिक्स है ये। क्लियर? तो यौगिक के अणु में घटकों का जो रेशो है वो फिक्स होता है, डिटरमाइंड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चाहे उसको किसी भी मेथड से और किसी भी तरीके से आप प्राप्त करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। डन? चलिए आगे बात करते हैं। आयन क्या होता है? आयन दोस्तों एक आवेशित परमाणु, एक चार्ज्ड एटम या फिर एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर कोई नेट आवेश हो, है ना। नेट का मतलब टोटल चार्ज दिखे, यानी कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रखा हो या दे रखा हो, या फिर बहुत सारे परमाणु हो जिन्होंने टोटल मिलाकर कोई इलेक्ट्रॉन दिए हुए या लिए हो। अगर प्लस चार्ज अगर आप पर है, प्लस चार्ज कब आता है दोस्तों? प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखिएगा, प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो। तो क्या बनता है? तो बनता है धनायन।
और माइनस चार्ज कब आता है? माइनस चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हो, और ग्रहण किए हो तो बनता है ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर तो आता है ऋणायन, और इलेक्ट्रॉन दान करने पर, डोनेट करने पर आता है धनायन। अब बहुपरमाणविक आयन जैसे SO4-2 सल्फेट, अब ये पूरा परमाणुओं का समूह है ना, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, इन पर नेट आवेश कितना है? -2। CO3-2, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, नेट चार्ज कितना है? -2। तो बहुपरमाणविक आयन हो गया। आयनिक कंपाउंड धनायन और ऋणायन से बने हुए, जो जैसे कैल्शियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, सोडियम +1 होता है, -1 होता है। तो धनायन और ऋणायन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं, जिनमें एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ठीक है, धनायन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ऋणायन उतने इलेक्ट्रॉन ले। तो धनायन और ऋणायन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक डन है? कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक? प्रॉपर एनसीईआरटी जिस तरह से बोल रही है मैं उसी तरह से बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। देखिए, कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, या कोई भी तत्व कितना संयोजन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर, तो उसे बोलते हैं संयोजकता। धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं या कह सकते हैं धनायन बनाती हैं, तो धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में लेते हैं। अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो ऋणायन बनाती हैं। धनायन को पहले लिखते हैं फॉर्मूले में, ऋणायन को बाद में लिखते हैं। कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में। अब कैटायन को लिखा जाएगा A+X, ऋणायन को लिखा जाएगा B-X, B-Y। ध्यान रखना है कि कैटायन का चार्ज एनायन के पैरों में और एनायन का चार्ज कैटायन के पैरों में, ध्यान रखना है। धनायन का आवेश ऋणायन के पैरों में, ऋणायन का आवेश धनायन के पैरों में। तो फॉर्मूला बन जाता है AYBX। ठीक है, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल चलेंगे आगे, पहले चार्ज पढ़ लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम पर +1 चार्ज, पोटेशियम पर +1 चार्ज, सिल्वर पर +1 और कॉपर पर +1। ठीक है, +2 भी दिखाता है, ठीक है, लेकिन +1। आधा घंटा। कॉपर पर सुनना, ध्यान दो। सबसे पहले बात कर रहे हैं सोडियम पर Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर प्लस। ठीक है, अब जनरली जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर फर्स्ट को, है ना, कॉपर +1 को बोलते हैं Q+, और कॉपर +2 को बोलते हैं Q'। ठीक है, तो थोड़ा इसको भी मैनेज कर लीजिए। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन, है ना, +2। ध्यान रखना, आयरन +2 में होता है तो उसे फेरस कहते हैं। ठीक है, और जब +3 में होता है फेरिक कहते हैं। कॉपर सेकंड भी बोला हुआ है, कॉपर सेकंड को बोला है Q'। ठीक है, चलो, तो मैं यहां से, इन्होंने नंबर के हिसाब से जनरेट किया हुआ है तो इसको बोल देते हैं, कॉपर फर्स्ट को हम पहले ही लिख दिए हैं Q+। कॉपर फर्स्ट को क्या लिख रहे हैं? Q+। ठीक है, इसी तरह आयरन सेकंड जो होता है उसको लिखते हैं फेरस, कॉपर सेकंड को लिखते हैं Q'। एल्यूमिनियम +3, आयरन थर्ड को बोलते हैं फेरिक। आयरन अगर +3 कंडीशन में है तो फेरिक। ठीक है, हाइड्रोजन +1, हाइड्राइड -1, क्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1, ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, नाइट्राइड -3 नेगेटिव चार्ज है। और जो बहुपरमाणु के उनकी बात करते हैं, जैसे फेमस हैं अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। ठीक है, SCO3- कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइट, ध्यान रखना, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3। अब समझना मेरी बात, ये याद तो करने पड़ेंगे, और भी एक्स्ट्रा है बट एनसीईआरटी ने जो दिए याद करने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको याद करना है। अब आपको करना कैसे है, सुनो। जैसे मान लो आपको दे दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आप ढूंढेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का होता है +1 और क्लोराइड का होता है -1। दोनों अगर बराबर हैं तो डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे HCl, ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपको बोला जाता है कैल्शियम क्लोराइड, तो आप फॉर्मूले में ढूंढेंगे, आप टेबल में ढूंढेंगे कैल्शियम होता है +2,
क्लोराइड होता है -1। ये -1 इसके पैरों में, -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, +2 इसके पैरों में, बन गया CaCl2, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ले देकर बात यह है, आपको टेबल में से जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उनको पहले लिखना है। मान लो आपको दे दिया जाए एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड पकड़ लेते हैं सबसे पहले। एल्यूमिनियम Al+3, क्लोराइड Cl -1 इसके नीचे तो लिखेंगे नहीं, ये हो गया AlCl3। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो याद एक चीज रखेंगे, मैग्नीशियम को लिखते हैं +2 और OH को, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH-1। बताओ -1 ये नीचे इसके पैरों में आएगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है OH, लेकिन ये OH पूरा 2 बार है, दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से हमको ब्रैकेट में डालना पड़ा, तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपसे पूछा जाए फेरस सल्फेट, तो ध्यान देना है, टेबल में ध्यान देना है कि दोस्तों फेरस तब बोलते हैं जब +2 हो आयरन, और फेरिक तब बोलते हैं जब +3 हो। तो फेरस में लिखना है Fe+2, सल्फेट होता है SO4-2, दोनों बराबर हैं, डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे FeSO4, और ये हमारा बन गया फेरस सल्फेट। क्लियर? तो ये हैं चीजें जो बेहद काम की हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और ये फॉर्मूले बनाने का तरीका है कि आप किस तरह फॉर्मूले बनाएंगे। आपको टेबल में प्लस माइनस याद करने हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे आपसे पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे? कैल्शियम के लिए लिखेंगे Ca+2, कार्बोनेट लिखेंगे CO3-2, दोनों बराबर हैं, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाएंगे, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट कैसे बनेगा? Al+3 फॉस्फेट PO4-3 है ना, तो बन गया AlPO4, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे और समझेंगे चीजों को आगे। मान लीजिए आपको बनाना है कैल्शियम फॉस्फेट, ये आप बनाएंगे कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फाइट, सिल्वर सल्फाइड में ध्यान रखना। ठीक है, और कैल्शियम नाइट्रेट, ये आप बना के देंगे, है ना। आप प्रैक्टिस के लिए इनको बना लीजिएगा जब भी आपको समय मिले। चलो भाई, क्लियर? ठीक है, अब दोस्तों एक होता है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, है ना, और या सूत्र इकाई द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, यानी कि किसी भी अणु सूत्र में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, जो होता है जहां पर मौजूद, अणु में मौजूद या केवल परमाणु में, तो उसको कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। लेकिन ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान जो होता है ना, मोलर द्रव्यमान, जो मोलर द्रव्यमान है वो 1 मोल का होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है? ध्यान रखना है, 1 मोल जो होता है, ध्यान रखेंगे, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। यानी अगर कोई भी परमाणु है उसके 1 मोल की बात करें तो उसमें इतने परमाणु होंगे, और किसी भी अणु के 1 मोल की बात करें तो उसमें इतने अणु होंगे, और ये ग्राम में मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि केवल इकाई सूत्र के रूप में, चाहे वो परमाणु हो चाहे वो अणु हो, है ना, तो उसका एक अणु, एक परमाणु का जो मास है उसको तो AMU में मापते हैं, और जो यू से मापते हैं। यू का मतलब है कार्बन 12 के 12वें भाग से कंपेयर करके मापते हैं। और अगर आपको ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर द्रव्यमान कहेंगे,
तो ऐसे केस में हम 1 मोल का द्रव्यमान कंसीडर करेंगे जिसमें कितने कण होंगे, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। आवोगाद्रो संख्या Na, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है, कितनी होती है 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण। इतने कण इसके अंतर्गत मौजूद होंगे, इतने कण इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर। अब ये परमाणु द्रव्यमान और ये सब क्या है, ये सब क्लियर करने के लिए मुझे एनसीईआरटी की लीक से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। मैंने कहा एनसीईआरटी ने ये जो है बीच से दिया है, एनसीईआरटी ने आपको बिल्कुल बीच में छोड़ दिया। यहां पर देखना कैसे, देखो भाई, जो परमाणु होता है उसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं जल्दी से इस चीज को क्लियर कर दूंगा ताकि आप समझें चीजों को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। ध्यान रखनी है ये चीज की मास न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा और मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। तीनों में सबसे ज्यादा मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर यही चार्ज प्लस में, नेचर अलग है, वैल्यूज सेम है। और न्यूट्रॉन पर 0। खोजकर्ता की बात करेंगे तो खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, जे थॉमसन इन 1897। ठीक है, और प्रोटॉन गोल्डस्टीन और ये हम पढ़ेंगे 1919। नाम की बात करते हैं, रदरफोर्ड ने नोमेनक्लेचर किया है। ठीक है, और जेम्स चैडविक ने खोजा किसको, जेम्स चैडविक ने खोजा है आपके न्यूट्रॉन को, और ये 1932 में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों पर इक्वल चार्ज होता है लेकिन नेचर अपोजिट होती है। समान आवेश विपरीत मान, समान आवेश विपरीत नेचर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ ऐसा है। क्लियर, आवेश समान है लेकिन उसकी प्रकृति क्या है बताइए, विपरीत है। उसकी नेचर क्या है, विपरीत है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात क्लियर हुई, डन। अब दोस्तों परमाणु में हम पढ़ते हैं कि परमाणु में बीच में होता है नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में। ठीक है, परमाणु के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। आगे चल के डिटेल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। क्लियर, पहली कक्षा को K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N कहते हैं। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 मैक्सिमम, और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है कि नाभिक, न्यूक्लियस, ये नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक की बात करेंगे। नाभिक जो होता है परमाणु का समस्त पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखना कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर तो 0 है, तो नाभिक पॉजिटिव चार्ज हो गया। और चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक जो है इसको खोजा था रदरफोर्ड ने। क्लियर, रदरफोर्ड ने 1911। क्लियर, कौन सा प्रयोग, स्वर्णपत्री प्रयोग। आगे डिस्कस होंगी सारी चीजें, स्वर्णपत्री प्रयोग में डिस्कस किया था। स्वर्णपत्री प्रयोग गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट में, है ना। चलो अब समझना, किसी भी परमाणु में ध्यान देना है, किसी भी परमाणु में नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, किसी भी परमाणु में नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है Z से। ध्यान रखेंगे, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर है,
और ध्यान रखना है ये एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये एटॉमिक नंबर जो होता है ये यूनिक है। यूनिक से मतलब समझिए यही आइडेंटिटी है परमाणु की। क्लियर? एटॉमिक नंबर से ही या प्रोटॉनों की संख्या से ही आइडेंटिफाई होता है कि परमाणु कौन सा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के लिए या किसी भी तत्व के लिए एटॉमिक नंबर एक डेफिनेट थिंग है। एटॉमिक नंबर एक कह सकते हैं एक विशिष्ट थिंग है, स्पेसिफाइड है। क्लियर? नाभिक में मौजूद प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो आपका होता है p+n और उसको हम कहते हैं a। ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, मास नंबर। क्लियर? मास नंबर या एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान एटॉमिक मास। क्लियर? तो आप ऐसे समझेंगे कि किसी भी परमाणु में न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है वो तो हो गया एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है वो हो गया मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। जब हम सिंबलाइज करते हैं तो सिंबल में Z यहां लिखते हैं, नीचे परमाणु क्रमांक, बीच में सिंबल और ऊपर द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु को लिखते समय बीच में हम सिंबल लिख देते हैं, नीचे हम परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को, और ऊपर हम किसको लिख देते हैं? मास नंबर को। ठीक है, दिखाते हैं मास नंबर को, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। डन है यहां तक? चलिए भाई, सिंबलाइज जब करते हैं या रिप्रेजेंट जब करते हैं एटम को तो बीच में नीचे Z, बीच में सिंबल, ऊपर A। बताओ Z का मतलब है नीचे हम लिखते हैं प्रोटॉनों की संख्या, बीच में लिख देते हैं सिंबल और ऊपर लिख देते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। तो मुझे बताओगे अगर इसमें से इस संख्या को घटा दें तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन। यानी कि अगर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है। यानी कि अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दे दे तो हम तत्वों के सिंबल पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन है तो सिंबल लिखो। तो सिंबल क्या लिखेंगे? 15 प्रोटॉन तो हो गया परमाणु क्रमांक, 15 पे आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया P, है ना, और 15 और 16 31, है ना। तो ये आपका सिंबल हो गया 15p31 और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गई बात यहां तक? डन। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन क्या काम आ रहा है, तो मेरी बात सुनो। जनरली प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज बराबर होते हैं, तो परमाणु न्यूट्रल होता है, परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि धनावेश ऋणावेश बराबर हैं। तो सामान्यतः किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। क्लियर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हैं, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है, दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो प्रोटॉन हो जाएंगे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कम, प्लस चार्ज हो जाएगा माइनस हो जाएगा कम, प्लस हो जाएगा ज्यादा, तो क्या बनेगा बच्चों? धनायन बनेगा, कैटायन बनेगा। क्लियर? कैटायन। तो ध्यान रखेंगे कैटायन कब बनता है, धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो प्लस चार्ज कम माइनस चार्ज ज्यादा, तो ऋणायन बन जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो चार्ज को डिफाइन करेगी। कैसे डिफाइन होगा? कि भाई शुरुआत में तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही, मतलब स्टार्टिंग में, नेचुरली स्टार्टिंग में जितना परमाणु क्रमांक है उतने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आयन बना तो इलेक्ट्रॉन या तो घटेंगे या बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन या तो घटेंगे या बढ़ेंगे। घटेंगे कब? जब प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा तो घटेंगे, और माइनस चार्ज होगा तो बढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर आपको चार्ज पता लगाना है, क्लियर, आवेश पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे? प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन अंतर निकाल लेंगे। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अंतर निकाल लो, आवेश पता चल जाएगा। कैसे? भाई किसी परमाणु में समझो शुरुआत में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे कह दिया किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है?
10 में से 9 प्लस बच गया 1, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो प्लस चार्ज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी परमाणु में शुरुआत में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो अब डोनेट कर दिया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो धनायन बन गया, कैटायन बन गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो एनायन बन गया, ऋणायन बन गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आयन बनेंगे। तो शुरुआत में जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है और वही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आवेश पता लगाना हो, अगर इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे माइनस चार्ज। ठीक है, तो आवेश पता लगाने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अंतर निकाल लेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल किसी परमाणु में 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप इसका सिंबल बताइए। बताओ, 16 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक हो गया 16, 16 पे आता है सल्फर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग को लिख दिया 32। अब ये लिखने के बाद चार्ज ध्यान रखना कैसे निकालोगे, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है 16, इलेक्ट्रॉन है 18, बोलो कितना आ गया, -2, यहां लिख देंगे, सल्फर -2 की बात चल रही है। डन। चलो, इसी तरह अगर चार्ज दिया हुआ हो, चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछे, चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो क्या करेंगे? चार्ज देकर अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछता है तो चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछने के लिए जो भी आपको परमाणु, अब समझो शुरुआत में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु क्रमांक के बराबर, तो परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन थे। अगर अब बताओ आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन घटेंगे या बढ़ेंगे? अगर प्लस चार्ज आया तो फॉर्मूले में माइनस लिखेंगे, माइनस चार्ज आया तो फॉर्मूले में प्लस लिखेंगे। समझना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है Na+, आपसे पूछ जाए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भाई शुरुआत में कितने थे, परमाणु क्रमांक के बराबर थे 11, तो शुरुआत में लिख दिया परमाणु क्रमांक। अब प्लस चार्ज कब आया, जब इलेक्ट्रॉन घटे तो हम माइनस कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन -2, तो बताओ शुरुआत में कितने, परमाणु क्रमांक के बराबर 8, माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लिए, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। समझे? तो ये तरीका है, ये मेथड है जिसके थ्रू हम चीजों को रीच कर पाएंगे। क्लियर? डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ने नहीं बताया आपको, डायरेक्ट वो कहां पहुंच गया, देखो डायरेक्ट पहुंच गया वो मोल पर, डायरेक्ट उसने रीच बढ़ा दी किसकी तरफ, मोल की तरफ। ठीक है, लेकिन मोल कब समझोगे, जब पहले क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो तो आप समझें। ठीक है, क्लियर? इसके बाद 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, तो 1 to 10 परमाणु। देखो हम एक ट्रिक पढ़ते हैं, हाई हील लिए बिना, हाई हील लिए बिना बुआ चाची नाची ऑन, हाई हील लिए बिना बुआ चाची नाची ऑन फ्राइडे, हाई हील लिए बिना बुआ चाची नाची ऑन फ्राइडे नाइट। क्लियर? हाई H4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? ये तो हो गया। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, परमाणु भार। क्लियर? तो परमाणु भार हाइड्रोजन का 1, हीलियम 4, लिथियम 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20। क्लियर? तो ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 to 10। क्लियर? पूछे जाते हैं और ये याद रखने पड़ेंगे 1 to 30। क्लियर? उसके बाद एक और ट्रिक लेंगे, ना मांगो अल्लाह से
पेप्सी सोडा, पेप्सी सोडा, कोला और काजू कतली। नाम मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा, कोला और काजू कतली। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैं नाम बोल दूंगा, इनको आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना। एटॉमिक वेट की बात करेंगे, परमाणु भार की बात करेंगे दोस्तों, 23, 24, 27, 28, 31, 32। क्लोरीन ध्यान रखना 35.5 फेमस है ना। 18 आर्गन, 40 पोटेशियम, 39 कैल्शियम, फिर 40। ठीक है दोस्तों, सुन लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, 1 to 1, 1 to 1। ओके, बाकी भी इसी में लिख देता हूं। ठीक है, बाकी भी इसी में बता देता हूं। ठीक है, अब दोस्तों अगला, शीला तुम विवाह कर लो मुझसे, शीला तुम विवाह कर लो मुझसे, शीला तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, इजी ट्रिक देखना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इनके एटॉमिक वेट की बात करेंगे। ठीक है, 45, 48, 51, 52, 55, 56, है ना। 59 लगभग, 58.6, 63.5, 65.3। ठीक है, तो ये हमारा 1 to 30। नाम यहां पर भी मैं वापस बोल देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। ये इनके परमाणु भार हैं, है ना, और ये इनके परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट दोनों। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। क्लियर? तो यहां तक हम लोग, एक मॉलिक्यूल एटम बड़ा मेजर टॉपिक है, तो यहां तक इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके। अब नेक्स्ट में, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा अपनी तरफ से भी ऐड कर रहा हूं, क्योंकि बिना ऐड करे समझ में नहीं आएगा, तो इसमें मैं आगे, अब इसके बाद मैं आपको अणु सूत्र निकालना, अणु भार निकालना, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो परमाणु भार हो गए 1 से 30 तक के। अब अणु भार कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट के बाद चलेंगे मोल कंसेप्ट पे, फिर प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की। मोल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चंस बनते हैं, मेजरली बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहां से, है ना, मैं रीच करूंगा, जरूर रीच करूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एनसीईआरटी तो देख ही रहे हैं, बट एनसीईआरटी ने जो सिर पैर छोड़ दिए, पेट पेट बीच में आपको पढ़ा दिया, तो उसके आसपास की चीजें भी लेंगे, क्योंकि केवल रटना उद्देश्य नहीं हो, हम समझे भी चीजों को, जरूरी चीज जरूर आप तक पहुंचेगी, बाकी, है ना, बाकी चीजों को भले ही फिर भी हम छोड़ दें। क्लियर? तो ये यहां तक का जो मटेरियल है वो हम तक पहुंचा। आगे मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मोल कंसेप्ट, अणु भार निकालना, ठीक है, और मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको एक बार के लिए सेव करता हूं, जहां तक हमारे काम का है वहां तक।
1 सेकेंड, चलिएगा। तो इसका नाम हम बदल देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल पार्ट 1। ठीक है सर, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, बिंदास होकर पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।